ध्यान से, ये जो न्यूमेरिकल है ये ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है। यस प्लीज। इसमें है एक टाउन इज लोकेटेड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पावर प्लांट। जो टाउन है वो 20 किलोमीटर फ्रॉम द पावर प्लांट है। जनरेटिंग, क्या जनरेट कर रहा है? जनरेटिंग, जो पावर प्लांट है वो जनरेट कर रहा है कितनी? 440 वोल्ट रिक्वायर एन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 6 किलोवाट एट 20 वोल्ट। इस लाइन का मतलब है जो आपका टाउन है, मान लीजिए रेवाड़ी आपका टाउन है, वो पावर प्लांट से 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर। और रेवाड़ी को जो चाहिए हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें कितनी पावर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए, पंखा एसी ये चलाने के लिए 600 किलोवाट हमें इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट रिसीव बाय द टाउन, जो टाउन जो करंट रिसीव करता है या वोल्टेज रिसीव करता है थ्रू 2 लाइन वायर, यानी 2 वायर से, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से 2 वायर से करंट आ रहा है, वोल्टेज या करंट फ्लो हो रहा है। और इस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है? 0.4 ओम किलोमीटर पर ओम फ्रॉम द सब स्टेशन हैविंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वहां पे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसकी कितनी रेंज है? 3000 से 220 वोल्ट। फाइंड द पावर लॉस। सबसे पहले आपने पावर लॉस निकालना है। तो पावर लॉस के लिए पावर लॉस ऑलवेज आई स्क्वायर, पावर लॉस कल भी मैंने बताया था, ट्रांसफार्मर पढ़ाया, आई स्क्वायर आर, ये पावर लॉस होता है। तो पावर लॉस के लिए सबसे पहले हमें करंट पता होना चाहिए और हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो आप ये कैसे बताएंगे? करंट आपके पास पावर दे रखी है 600 किलोवाट, तो 600 इंटू में 10 की पावर 3 वॉट, और दिस कैन बी रिटन है 6 इंटू में 10 की पावर 5 वॉट। इट्स ओके। ये आपके पास पावर है। ओके। और आपके पास जो वोल्टेज है थ्रू लाइन, जो वोल्टेज आपके पास है 3000, ये बेटा वोल्टेज है। पावर आपके पास होगा VI, और I इसको क्या बना? V by V, और P आपके पास है 6 इंटू में 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3000, और ये आपके पास होगा 200 एम्पियर। दैट इज द करंट, दैट इज द करंट। अब हाउ यू कैन डिटरमाइन द रेजिस्टेंस? अब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे? पावर प्लांट से कितने वायर आ रही है? 2। पावर प्लांट कितनी दूर है? 20। एक वायर की लेंथ कितनी होगी? 20। 2 वायर आ रहे हैं, टोटल लेंथ 40। तो लेंथ ऑफ द वायर, नाउ हियर लेंथ ऑफ वायर होगा 40 किलोमीटर, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये देखिए ध्यान से, पॉइंट टू बी नोटेड। रेजिस्टेंस जो पर यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर है 0.4 किलोमीटर पर ओम, कि 1 किलोमीटर की 0.4 ओम पर किलोमीटर, 0.4 ओम पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर की कितनी है? 0.4। 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस 0.4, तो यहाँ टोटल, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या बनेगा? यानी कि टोटल लेंथ 40 किलोमीटर इनटू है रेजिस्टेंस 0.4 ओम पर किलोमीटर, तो ये आपके पास कितना बना? 16 ओम। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या बना? 16 ओम। कितना है ये? कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस बाय लेंथ, कि 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है, तो टोटल 40 किलोमीटर हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास 16। अब पावर लॉस कितना होगा? पावर लॉस, अब पावर लॉस क्या जानते हो आप? पावर लॉस जैसे ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉस है I स्क्वायर R, I आपके पास है 200 का बना, 200 का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 200 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपके पास है 60, ये आपके पास बन गया 6400 एंड डे के नाइट 64 किलोवाट। ये पावर लॉस होगी। अब हमें ट्रांसफार्मर की देखभाल करनी आनी चाहिए। किसमें? सेकंड पार्ट में, ये नहीं सेकंड पार्ट, ये टोटल इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय द पावर प्लांट। यस, पावर प्लांट, टोटल पावर जनरेटेड बाय द पावर प्लांट। तो टोटल कितनी बनी? ये आपने, ये तो पावर लॉस होगी भाई, ये तो आपकी पावर लॉस होगी। वायर, आपकी वायर जो ये वायर आ रही है आपकी पोल में, और रेवाड़ी को चाहिए कितनी?
और लॉस कितनी हो रही है, तो वो कितनी पैदा करे पावर प्लांट कि रेवाड़ी को बिजली मिल जाए, लॉस भी पूरा हो जाए 12 से 40 नहीं। तो टोटल पावर, और लास्ट में क्या होगा टोटल, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, पावर लॉस ये हो गया, और यहाँ पर लिख दो पावर, टोटल पावर जनरेटेड बाई, टोटल पावर जनरेटेड बाय द ट्रांसफॉर्मर, टोटल पावर जनरेटेड कितने, जनरेटेड बाय ट्रांसफॉर्मर नहीं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या पावर प्लांट, टोटल पावर जनरेटेड बाय द पावर प्लांट चाहिए कितनी, रिक्वायरमेंट 600, लॉस कितनी होगी, वायर कितना हो गया, नहीं आया समझ में। अब आपके पास अगला जो टॉपिक आता है वो है एसी जनरेटर। क्या आता है, एसी जनरेटर, सुना है कभी एसी जनरेटर, ये भी पावर प्लांट में होता है। एसी जनरेटर क्या होता है, 10th में पढ़ा था। अब एसी जनरेटर लिखो सभी, एसी जनरेटर, इसमें आप अच्छे से बोल बना लेना, समझ में आ जाएगा, नोट्स की बजाय आप अच्छे से समझ में आएगा। एसी जनरेटर, इसको जनरेटर को डायनामो भी बोलते हैं, डायनामो, एसी जनरेटर या डायनामो, इट इज ए डिवाइस या इट इज ए मशीन which convert mechanical energy into electrical energy, मैकेनिकल ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर में से एक कंफर्म आता है, which convert mechanical energy into electrical energy, electrical energy, मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy। इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बताया था। अब बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द फिनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग induced EMF in a conductor, in a conductor when there is a relative motion, when there is a relative motion, इसमें इन एक कंडक्टर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण कहने का मतलब यदि कोई भी कंडक्टर, कोई भी कॉइल यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि ट्रांसलेट या रोटेट की जाती है, भाई ट्रांसलेट करना रोटेट करना मैकेनिकल वर्क है, तो उसके करने से उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, कंडक्टर का चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या पैदा होगा, यदि किसी कंडक्टर का फ्लक्स चेंज होता है तो क्या पैदा होगा, EMF पैदा होगा। क्या पैदा होगा, EMF, उसमें इंड्यूस EMF पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, इंड्यूस EMF। तो यानी जो जनरेटर है, एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो EMI है, प्रिंसिपल ऑफ EMI का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो फैराडे ने दिया था, हम क्लास के द्वारा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो एसी जनरेटर का जो मेन चीज है वो आपको ये प्रूव करना है कि हाउ टू मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो मेन जो पॉइंट होते हैं, इसमें मेन जो पॉइंट होता है, पहले मैं आपको टर्म बाय टर्म पॉइंट बताऊंगा। एक इसमें होता है फील्ड मैग्नेट, इसका मेन पॉइंट नोट करो, इसमें एक होता है फील्ड मैग्नेट, दूसरा आपके पास होता है इसमें आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल, और तीसरा यहाँ पे यूज होता है आपका स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, और चौथा आपके पास होता है ब्रेसेस, ब्रेसेस। चार पॉइंट होते हैं, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर कॉइल, स्लिप रिंग और ब्रेसेस। एसी जनरेटर के मेनली चार पॉइंट है। अब इसके अंदर सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसके डायग्राम से ही आपके पास क्लियर होगा
ये आपके पास ओनली होर्सशू टाइप के मैग्नेट यूज कर लेते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपकी क्वाइल है। दिस वन इज द आर्मेचर क्वाइल। अब सबके बारे में बताऊंगा, पहले डायग्राम बना लो। इसके डायग्राम में बेटा यदि कोई बच्चा इसके डायग्राम में यदि गलत बना देगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये ए, ये बी, ये सी, ये ध्यान से सुनिए बनाने से पहले। ये जो वायर है ना, इसका मतलब ये इसके ऊपर से मतलब ये ओवर द वायर है, ओवर द रिंग। ये आपके पास स्लिप रिंग है R1, और ये ब्रेसिस है, फ्लेक्सिबल कार्बन होता है D1 ब्रेसिस। ये इसका मतलब ऊपर से ये टच कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ से पूरा ये यहाँ पे ले लो, ये भी रिंग है। ये आपके पास R2 है, ये आपके पास ब्रेसिस है। हर चीज समझाऊंगा, और चीज आपको समझ में आएगा। ये आ रहा है, और यहाँ पे ये आपके पास एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। ये एंगुलर वेलोसिटी है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और यहाँ से दूसरा आपके पास, ये आपके पास नॉर्थ, ये साउथ, ये फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन है। डायग्राम बना लो, समझ में अच्छे से आपके पास आ जाएगा। दिस वन इज, आप ये एंड ये डी हो गया, ये सी हो गया, सेकंड हाफ ऑफ रोटेशन से ये ए बी। आप यहाँ पर ये रिंग सी डी से कनेक्टेड है D1 से, ये सी पोजीशन फिक्स होती है। अब यहाँ से ये आपके पास रिंग R1 है। अब दिस वन इज, अब यहाँ से दिस वन इज, ये आपके पास रिंग। ब्रेसिस की पोजीशन फिक्स होती है, ब्रेसिस कभी भी रोटेट नहीं करते D1। और यहाँ से ये पूरा आपके पास ये रिंग आ गया, ये आपके पास R2 रिंग है, ये ब्रेसिस, ये B2, और यहाँ से ये लोड रेजिस्टेंस RN। और दिस वन इज, ये आपके पास सेम एक्सिस ऑफ द कॉइल, ये वही एंटी क्लॉकवाइज। आप यहाँ से देखिए दो डायग्राम है, ये इसी का पार्ट है। ये है फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन, फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन, हाफ ऑफ रोटेशन, फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन। ये आपके पास है सेकंड हाफ ऑफ रोटेशन, सेकंड हाफ ऑफ रोटेशन। देखिए एक एक चीज आप ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। ये आपके पास एसी जनरेटर का डायग्राम है, और मैं ये बताऊंगा कि करंट एसी का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज, डीसी का मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और एसी का मींस डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज। एसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज। नाउ विद दिस डायग्राम वी हैव टू प्रूव इन एसी जनरेटर how the mechanical energy is converted into electrical energy. Mechanical energy means we have to rotate the coil in magnetic field. When we rotate the coil in magnetic field, then we know that magnetic flux linked to the coil is changed and induced EMF is produced. And the direction of induced current, induced EMF, that is responsible for the induced current, and when the circuit is complete, then induced EMF produce the induced current. Now that the circuit is closed, so how the current is produced? Now you are seeing that there are the mainly 4 points in AC generator: the field magnet, the armature coil, the slip ring, the brushes. The main point is first of field magnet. Why we use the field magnet? In AC generator, we can use the horseshoe magnet to produce the permanent electric field as a electromagnet। यहाँ पे हम horseshoe strong magnetic field produce करने के लिए हम field magnet यूज करते हैं। We use the horseshoe magnet। We can use the horseshoe magnet as a electromagnet to produce the strong magnetic field।
क्योंकि जब किसी कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, किसमें रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है। हाउ टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय द हेयर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। किसके द्वारा प्रोड्यूस किया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एनएस पोल ऑफ द बार मैग्नेट या एनएस पोल ऑफ द होर्सशू मैग्नेट के कारण हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया। ओके, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। यू कैन राइट कि फील्ड मैग्नेटिज्म मींस होर्सशू मैग्नेट इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इट्स ओके। सेकंड पॉइंट इज द आर्मेचर कॉइल। देखिए कोई भी किसी भी फ्रेम पे यदि आप कॉपर वायर को लपेट दें तो वो कॉइल बन जाएगी। बाउंडेड करना, लपेटना। तो आर्मेचर कॉइल नाउ हियर, आर्मेचर कॉइल इज व्हाट? इट consists a rectangular coil. It consists a rectangular coil consists of, यानी ये क्या आर्मेचर कॉइल क्या होती है? It is a rectangular coil. You can say armature coil. It is a rectangular coil. क्या कंसिस्ट करती है? Consists of large number of insulated copper wire turn. Large number of insulated copper wire turn that is wounded over. किस पे लपेटते हैं? That is wounded over soft iron core. Cylindrical या कोई भी soft iron core पे large number of insulated copper wire turn को यदि हम लपेट दें, soft iron core हम क्यों यूज करते हैं? मैंने ट्रांसफार्मर में भी बताया था, ये सॉफ्ट आयरन कोर का जो है वो एरिया ऑफ हिस्टेरियस का क्या होता है? स्मॉल होता है। क्या होता है? नैरो होता है। और एनर्जी लॉस क्या होता है उसमें? कम होता है। तो सॉफ्ट सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पे हम इसमें बाउंडेड कर देते हैं। और दिस वायर, जो ये वायर है, ये दैट इज फ्री टू रोटेट। दिस वायर इज फ्री टू, एंड दिस वायर बिहेव एज ए कंडक्टर। दिस रेक्टेंगुलर कॉइल बिहेव एज ए कंडक्टर। यदि किसी कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम रोटेट करते हैं तो कंडक्टर, दिस कॉइल बिहेव एज ए कंडक्टर, और इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा क्योंकि कॉइल और इसके बीच में रिलेटिव मोशन है, और रिलेटिव मोशन होने से ये फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी पैदा हो जाएगा। इज इट्स लाइक इंड्यूस करंट। अब बेटा सुनिए, आप यहाँ पे आर्मेचर कॉइल इज क्लियर, दीस आर द स्लिप रिंग R1 एंड R2। देखिए R1 जो स्लिप रिंग है, R1 जो स्लिप रिंग है वो CD से कनेक्टेड है। दिस R ऑफ द कनेक्टर CD से कनेक्टेड है। CD से जो कनेक्टेड है, CD से कनेक्टेड है, ये R1 है। और AB से जो R से कनेक्टेड है वो आपके पास है R2। देयर आर द टू रिंग R1 and R2। दिस रिंग इज R1, दिस रिंग इज R1। देखिए ध्यान से, this ring is R1 that is connected to the arm of this coil. इस coil के arm से connected है। R1 is the ring that is connected to the ends of the coil. Ends of the connector किस end से connected है ये? CD से। और AB वाला देखो, AB arm के से कौन सी connected है? R2। तो यानी कि here the point to be noted, slip ring में आपने लिखना पड़ेगा कि R1 and R2 the slip ring, R1 and R2 the slip ring, they rotate with the rotation of the coil. They rotate with the rotation of the, जैसे coil rotate करेगी वैसे ये उसके साथ साथ rotate करेगी। जैसे मेरा हाथ है, मैं भी रेक्टेंगुलर coil है, ये मेरा हाथ है, ये हाथ ये R1 ये R2, यदि मैं ऐसे rotate कर जाऊंगा तो ये R1 इधर आ जाएगा, R2 इधर। सेम सिचुएशन ये हो रही है कि फर्स्ट हाफ रोटेशन में R1 इधर है, ये रिंग, और ये देखो, और सेकंड हाफ रोटेशन हुआ तो ये चेहरा देखो, ये ऐसे था और उधर कैसे हो गया? फर्स्ट हाफ में ये हो गया, नहीं हो गया? नहीं आया समझ में? अरे ये देखो, ये रिंग ऐसे है, ये R1 रिंग ऐसे है, और जब AB से कनेक्टेड है, जब इसका इस कॉइल का AB से, अब AB इधर आ गया, CD इधर, AB इधर, CD इधर, तो यहाँ पे AB आ गया तो रिंग की शेप चेंज हो गई नहीं है? या वही है ना, चेंज होगी? नहीं आया समझ में? पक्का? और ये ना चेंज। अब यहाँ पे सुनो, अब CD is connected to R1 और AB is connected to R2। अब आपका सुनिए, कॉइल का ये रोटेशन है, अब एंटी क्लॉकवाइज है। क्या ये? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये रोटेशन है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये करंट हो गया। अब ये इंड्यूस करंट सुनो, इंड्यूस करंट किधर जाएगा? अब ये कॉइल ऐसे रोटेट हो रही है, इंड्यूस करंट सबसे पहले C से D, पहले किस में जाएगा? पहले यहाँ से ही कनेक्टेड है, पहले आप यहाँ पे करंट कैसे जाएगा? इन एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसे जा रहा है? V1 RL V2,
क्या से जा रहा है B1 RL B2। सबसे पहले B1 इसमें जाएगा रिंग में, ब्रेसिस से B1 RL B2। यहाँ करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट थ्रो एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ पे करंट थ्रो, यहाँ पे जो करंट है करंट थ्रो एंड एक्सटर्नल सर्किट, जो एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है B1 RL B2। करंट थ्रो एक्सटर्नल सर्किट इज B1 RL B2। दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन। जब सेकंड हाफ ऑफ रोटेशन होगी, आप फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन में AB में तो करंट क्या है अपवर्ड्स और CD में करंट क्या है डाउन। फर्स्ट हाफ रोटेशन में CD में तो करंट क्या है डाउन और AB में क्या है अप। CD में डाउन और AB में अप। फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन में क्लियर हुआ नहीं। सेकंड हाफ ऑफ रोटेशन आप देखिए, ये हाथ ऐसे है, अब ये ऐसे चला गया, ये ऐसे आ गया, अब यहाँ पे अब यहाँ पे उल्टा हो गया। अब करंट CD में तो क्या हो गया, यहाँ डाउनवर्ड था, यहाँ CD में क्या हो गया अपवर्ड, CD में क्या हो गया और AB में क्या हो गया, AB में डाउनवर्ड्स, AB में क्या हो गया। अब करंट सबसे पहले किस में जाएगा, अब यहाँ पे रिंग R1 में जाएगा R2 में जाएगा, देखो जरा रिंग R1 में जाएगा R2 में जाएगा, R2 में। वेरी गुड। अब रिंग पहले करंट R2 में इसमें जाएगा R2 में। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी यहाँ पे चेंज। यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा B2 RL B1 B2 RL। क्या यहाँ AC करंट मिला या DC करंट मिला, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू RL होती है। इसमें तो था आपके पास ऐसे, इसमें ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस सेम या अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है AC। तो आपको AC जनरेटर ने कौन सा करंट दे दिया AC, कौन सा करंट दिया AC दिया है। समझ में दोबारा समझाऊं, यदि किसी बच्चे ने इस वायर को यहाँ टच कर दिया, यदि किसी बच्चे ने पेपर में आ गया रिंग जल्दबाजी में और ये रिंग ऐसे बना दिया तो भैया गलत माना जाएगा। दैट मींस ये तो कनेक्टेड कर दिया आपने। ये ओवर द वायर के लिए ये ध्यान रखना, जब ओवर द वायर जो चीज आएगी इसके ऊपर से ऐसे, और ये दैट इज राइट। और देखो ओवर द वायर जो करा था, ये ओवर द वायर कहाँ है, ये तो कनेक्टेड कर दिया आपने, तो जस्ट इसके ऊपर से होना चाहिए ओवर द वायर, मतलब दिस वन। नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं आया, कंफर्म ये आपने करना है। तो AC जनरेटर क्या है एक बार फिर ध्यान से सुनो। AC जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। क्या कहता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू। और AC जनरेटर जो डिपेंड करता है, जो वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप जानते हो कि इट इज प्रोड्यूसिंग ऑफ the phenomenon of producing of an EMF, induced EMF in a coil, in a conductor, when there is a relative motions between the coil and magnetic field, coil and magnetic field। कि coil रोटेट करेंगे, coil का फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस EMF पैदा होगा, और फ्लो सर्किट में इंड्यूस EMF क्या पैदा करता है, इंड्यूस करंट। फिर आपने चार पॉइंट दिए, पहला पॉइंट कौन सा है, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर कॉइल, स्लिप रिंग और ब्रशेस। फील्ड मैग्नेट क्या करता है, strong magnetic field, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पैदा करता है। मैग्नेट क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉइल को rotate करता है, जब कोई कॉइल रोटेट करेगी तभी उसका EMF प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस EMF पैदा होगा। इज इट राइट। उसके बाद आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल हमने लिखा इट इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर दैट इज बाउंडेड ओवर। किसमें बाउंडेड करते हैं, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन को, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर पे हम इसमें बाउंड करते हैं, कॉइल बना दी, और इट इज रोटेट, और इस कॉइल को कहाँ रोटेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के दौरान। फिर उसके बाद स्लिप रिंग, दो रिंग होते हैं R1 और R2। एक रिंग एक एंड से होकर कॉइल से कनेक्टेड है और दूसरा दूसरे एंड से कनेक्टेड है। लिख देना CD से R1 है और AB से R2। ये लिखने के बाद उल्टा सीधा लिखो तभी चल जाएगा, बच्चे को पता है। ब्रशेस फ्लेक्सिबल कार्बन रेसिस्टर होते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स। दे प्रोवाइड द इजी पाथ फ्लो करंट। क्या
प्रोवाइड करते हैं इसी पास फ्लो ऑफ द करंट। ये डायग्राम समझ में आ गया। फिर आपने क्या करना है, व्हेन वी रोटेट द कॉइल, व्हेन वी रोटेट द इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एबी इज अपवर्ड्स, एबी इन, अब ये रोटेशन है, ये करंट है, एबी इन अपवर्ड्स और सीडी क्या हो गया डाउनवर्ड्स। तो नाउ द करंट पास थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, कैसे, थ्रू द ब्रशेस B1 RL B2, इसमें होगा B1 RL फर्स्ट हाफ ऑफ रोटेशन। सेकंड हाफ रोटेशन में क्या करेंगे, डायग्राम में इन सेकंड हाफ रोटेशन द करंट इन CD इन अपवर्ड्स, AB इन डाउनवर्ड्स। नाउ द करंट इज, अब ये कॉइल का एंड AB इधर था, CD इधर था, देखो CD इधर आ गया, AB इधर, CD इधर आ गया तो रिंग किधर जाएगा, R1 जो है रिंग वो उसकी तरफ, ये R1 रिंग है, ये वाला R1 है, ये वाला R1 है, दिस वन इज द R1 और दिस वन इज द R2। अब R2 की सिचुएशन जैसे मैं हूं, अब यहाँ पे है, ये मान लो R1 हूं, मेरा नोज इधर है, अब मेरे को रोटेट करोगे तो ये क्या, ये कंडीशन ऐसी हो रही है नहीं हो रही, पक्का। और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बन जाएगा, D2 RL V1 and the direction of current through the external resistance, no resistance is differ since that means AC current is obtained। भाई तेरे को नींद आ रही ना, तो क्या बात है यार, है? अरे ना क्या है कि नींद आ रही है, भाई आ रही है, राजन आ रही है, तो आदम आलस्य में रहता है, ये कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी हो रही है, हम कितना यानी वो कर रहे हैं, मेरी नींद आ रही है, अच्छे से ना क्या है कि मेरी नींद आ रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब इसमें, अब उसके बाद आपके पास ये है एक्स, ओके जनरेटर। अब इसके लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके लिए एक्सप्रेशन आता है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिर इसमें ग्राफ भी प्लॉट करेंगे अभी। यस प्लीज, फर्स्ट पॉइंट एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या होता है एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपके पास है एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आप एक्सप्रेशन करेंगे, वो कैसे, अब ध्यान से सुन लेना। जब मैंने आर्मेचर कॉइल, जब मैंने 4 रेक्टेंगुलर कॉइल पढ़ाया तो ये आर्टिकल पढ़ाया था, शायद आप पे ध्यान हो, ये कोई भी ABCD आर्मेचर कॉइल है, ये एक्सिस है, ये नॉर्मल प्लेन ऑफ कॉइल है और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और ये एंगल क्या है थीटा, ओके बताया था ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B वेक्टर डॉट A, एरिया ऑफ द कॉइल BA cos ऑफ थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी, यदि एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा है तो थीटा बाई T, और यहाँ पे बन जाएगा BA cos ऑफ ओमेगा T, क्या बनेगा cos ऑफ ओमेगा T। अब यहाँ पे ये आपके पास फ्लक्स है और इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, बाय फैराडे लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास होता है E, यहाँ पे E होता है माइनस डी पाई बाई डी टी, माइनस डी बाई डी टी, और यहाँ पे फाई बी, और ये होगा बी ए कोस ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस बी ए डी बाई डी टी कोस ऑफ ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का फिर ओमेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस, क्या बनेगा माइनस, यस यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस बी ए, यहाँ लिख देता हूँ बी ए, पहले माइनस साइन ओमेगा टी लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी और डी बाई डी टी ओमेगा टी, दोबारा ताकि समझ में आ जाए बच्चों को। तो ये होगा आपके पास बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर एन टर्न के लिए क्या बनेगा, फॉर एन टर्न के लिए बन जाएगा एन बी ए ओमेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है साइन ओमेगा टी, और इसको ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जर्नल एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल साइन इस पे एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। फॉर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बनेगा, फॉर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नॉट, यहाँ पे आएगा फॉर, ये वैल्यू मैक्सिमम जब होगी जब इसकी वैल्यू 1, फॉर
फॉर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, यदि आपके पास मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए और E इक्वल टू E नॉट। तो E इक्वल टू E नॉट होगा तो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे E नॉट प्रूव कर देंगे, यहाँ पे एन बी ए और यहाँ ओमेगा और साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 और यहाँ पे आपके पास ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉइंट पे नोटेड, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो आपके पास होगा E नॉट एंड बी ए ओमेगा। और मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न पे, मैग्नीट्यूड पे, एरिया पे और एंगुलर वेलोसिटी से। और मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। और जैसे सुनिए आपके पास जो इक्वेशन आएगी E इक्वल टू हो गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और एन बी ए के ओमेगा के प्लेस पे आप यूज कर सकते हैं E इक्वल टू E नॉट क्या बन गया साइन ओमेगा टी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस है, दिस इज द एक्सप्रेशंस फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी जनरेटर। नीड टू रिपीट? नो सर। नीड टू रिपीट? नो सर। यस एनीवन? पक्का? डन? यस, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब यहाँ पे जो मेन चीज आता है वो कहता है प्लॉट ए ग्राफ, एक ग्राफ प्लॉट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम। अब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। हाउ वी कैन प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम? ओके, so now write plot a graph. This you have noted? बी एक्टिव होना बहुत जरूरी है, अभी पढ़ाई होती। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन प्लॉट ग्राफ प्लॉट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम। बड़ा अच्छा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? साइन ओमेगा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम में we have to plot a graph, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम। तो इंड्यूस्ड वर्सेस और टाइम में देखिए आपको बहुत अच्छे मेथड से ग्राफ प्लॉट करना सिखाएंगे हम, आप ध्यान से देखना। ये आपके पास है ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, दिस वन इज, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई, ये वोल्ट वर्सेस टाइम, कुछ कहना चाह रहे थे? वर्सेस टाइम, टाइम होता है सेकंड में। और ये ग्राफ ये लो, टोटल यदि हम टाइम को क्योंकि कॉइल रोटेट करते हैं कंप्लीट 0 से t, 0 से t है तो ये क्या बना t/2। इसका मतलब यहाँ पे t इक्वल टू t/2 है, यहाँ पे t इक्वल टू t है और यहाँ पे t इक्वल टू 0 है और यहाँ पे t इक्वल टू t/4 है और यहाँ पे t इक्वल टू 3t/4 है। और ग्राफ में ये प्रूव करना है कि t0 EMF 0, t इक्वल टू t/4, t इक्वल टू 0, EMF मैक्सिमम हो जाएगा। फिर t/2 में फिर EMF 0 और इसमें EMF माइनस 0 और यहाँ पे t इक्वल टू t का फिर EMF 0। ये ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को भी हैव टू सेटिस्फाइड, हमें सेटिस्फाइड करना है। तो मैं एक एक पॉइंट लूँगा। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले है वैन, आप समझ लो, फिर नोट कर लेना। वैन t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0 होगा तो t इक्वल टू 0 साइन ओमेगा t इक्वल टू 0 0। द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फिर सेकंड कंडीशन वैन t इक्वल टू t/4, आप ध्यान से सुनेंगे सभी। t इक्वल टू 0 साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2π/t t/4, t से t, साइन
पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 और दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये होगा वी नो द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अच्छा आपके पास जो लास्ट जो कंडीशन है व्हेन t इज इक्वल टू t बाई 2, t इज इक्वल टू t बाई 2 होगा तो थर्ड कंडीशन में v इज इक्वल टू वी नो साइन मिलेगा 2 पाई बाई t इनटू t बाई 2 साइन बाई 0। तो ये आपके पास क्या बन गया, वी नो साइन पाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, साइन पाई 0, यहाँ e इज इक्वल टू क्या हो गया 0, e इज इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर सेकंड कंडीशन लास्ट, फिर उसके बाद कंडीशन कौन सी है, फोर्थ कंडीशन है व्हेन t इज इक्वल टू, व्हेन t इज इक्वल टू क्या बन गया 3t बाई 4, 3t बाई और 3t बाई 4 यदि हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा, e इज इक्वल टू e नॉट साइन ओमेगा 2 पाई बाई t इनटू में 3t बाई 4, t से t ये होगा e नॉट साइन 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है -1, ये बन जाएगा e इज इक्वल टू माइनस e नॉट, e इज इक्वल टू माइनस e। इट्स ओके, ये समझाओ माइनस वन कैसे है, अरे बताना है। अच्छा लास्ट में t इज इक्वल टू t और फिफ्थ पॉइंट है t इज इक्वल टू t, t इज इक्वल टू t होगा क्या बनेगा, t इज इक्वल टू e नॉट साइन ओमेगा t, ये e नॉट साइन ओमेगा 2 पाई बाई t इनटू में t साइन 2 पाई b, इज इट राइट। आज हमने क्या पढ़ाया, आज हमने सबसे पहले दो न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें डिस्कस किए ट्रांसफॉर्मर, फिर ट्रांसफॉर्मर पर डिस्कस करने के बाद एसी जनरेटर पूरा आपके पास ये यूनिट 80% कंप्लीट होगी, कितने परसेंट कंप्लीट होगी 80% कंप्लीट होगी। और ऐसे ही हम कल भी जो नई न्यूमेरिकल्स आएगी जैसे पिछले यूनिट के जो भी ऐसा कंसेप्ट लगेगा वो सारे डिस्कस करेंगे। इट्स ओके, नाउ राइट डाउन।